हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बीए फाइनल ईयर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत कॉन्फ्लिक्ट इन बंगाल एंड बैटल ऑफ प्लासी, ये दो चीज़ें कवर करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट इन बंगाल का संदर्भ जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में अपने सत्ता स्थापना को लेकर के वहाँ के शासकों से जो संघर्ष होता है उसको देखना है। और एट लास्ट बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी के युद्ध के साथ उनकी जो सत्ता है वो बंगाल में स्थापित होती है। तो आज की इस क्लास में हम लोग यही सारा जो कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाबों के बीच जो भी संघर्ष होता है वो सब आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल की स्थापना जो है, जब हम लोगों ने देखा था कि आधुनिक भारत का इतिहास 18th सेंचुरी इंडिया, उस समय मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां के द्वारा 1740 में स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की जाती है। और इसी समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी कोठियां बनानी प्रारंभ कर देती है। सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों ने हुगली में अपनी प्रारंभिक कोठी जो है स्थापित की थी। उसके बाद से चंद्रनगर, कोलकाता, जो सूतानाती, गोविंदपुर, कलिकाटा, ये 3 ग्रामों को मिलकर बनाया गया था कोलकाता। वहाँ पर अपनी बस्तियां जो है बसानी प्रारंभ कर दी और अपने बस्तियों की किलेबंदी भी प्रारंभ कर दी थी। और इसी किलेबंदी को लेकर के खासकर चंद्रनगर और हुगली में अली वर्दी खां से भी काफ़ी मतभेद होता रहा। अली वर्दी खां अंग्रेजों की इस कार्रवाई के खिलाफ था, लेकिन फिर भी उस समय तो मामला शांत हो गया। लेकिन जब शासन आया सिराजुद्दौला का, जो कि अली वर्दी खां का नाती था, तो असली लड़ाई जो है वहीं से शुरू होती है। तो आज की इस क्लास में हम लोग वहीं से प्रारंभ करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बंगाल का। इस समय कौन कौन सा क्षेत्र उसमें शामिल होता था। बंगाल में इस समय बंगाल प्रांत, जो आधुनिक बंगाल है, समूचा बांग्लादेश, पूरा बिहार और उड़ीसा, ये सारे प्रांत जो है बंगाल राज्य के अंतर्गत शामिल थे। यह मुगल कालीन भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य था। तो इस प्रकार से इतने बड़े राज्य पर शासन स्थापना करना एक तरह से ये माना जाता था कि अंग्रेजों के लिए यही एक वरदान साबित हुआ। जो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि डुप्ले ने मद्रास में अपनी शक्ति स्थापित करके भारत पर अधिकार करने का प्रयास किया, वो असफल रहा। असली मार्ग जो है वो बंगाल से ही निकला। बंगाल के प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शिद कुली खां तथा उसके उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन और अली वर्दी खां के समय बंगाल इतना संपन्न हो गया कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। तो ये प्रमुख शासक हुए मुर्शिद कुली खां, उसके बाद शुजाउद्दीन, उसके बाद अली वर्दी खां और अली वर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला। डचों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने बंगाल में जगह जगह अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित कर लीं, जिनमें हुगली जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण पत्तन था। 1705 में जहां बंगाल की जनसंख्या 15,000 थी, वहीं 1750 ईस्वी में यहाँ की जनसंख्या बढ़कर 1 लाख के करीब हो गई थी। ढाका और मुर्शिदाबाद 2 घने आबादी वाले जिले थे। तो ये बंगाल का एक सामान्य जानकारी है, उस समय बंगाल में किस प्रकार की स्थितियां थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिराजुद्दौला के समय। सिराजुद्दौला का जो शासनकाल रहा वो 1 वर्ष रहा, 1756 से 1757, यानी कि
इसी एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में पराजय हो जाती है और उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद से अंग्रेजों की जो प्रभुसत्ता है वो यहाँ पर स्थापित हो जाती है। अलीवर्दी के बाद उसका नाती सिराज 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। सिराज के बारे में जीन लॉ ने कहा है कि वह न केवल विभिन्न प्रकार के विचारों के लिए अपितु अपनी क्रूरता के लिए भी विख्यात था। हर कोई सिराजुद्दौला से कांपता था। तो ये एक स्टेटमेंट है जो कि जीन लॉ ने कहा है, और चूंकि ये अंग्रेज था इसलिए कहीं ना कहीं इसने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है। सिराजुद्दौला के राजगद्दी के प्रतिद्वंदियों एवं विरोधियों में प्रमुख थे पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, जो उसका चचेरा भाई था, सिराज की मौसी घसीटी बेगम तथा उसका सेनापति मीर जाफर, जो अलीवर्दी खां का एक तरह से दामाद भी था। ठीक है, तो ये तीन प्रमुख उसके विरोधी थे जो सिराजुद्दौला को गद्दी से उतारना चाहते थे और खुद जो है गद्दी प्राप्त करना चाहते थे। अपने विरोधियों के दमन के क्रम में सिराजुद्दौला ने मौसी घसीटी बेगम को बंदी बना लिया तथा सेनापति मीर जाफर को हटाकर उसके स्थान पर मीर मदान को नियुक्त किया। यानी कि मीर बख्शी के पद पर जब मीर जाफर जो स्थापित था उस पद से उसको हटा करके मीर मदान को सेनापति या मीर बख्शी का पद जो है सौंप दिया गया। मोहनलाल नामक एक कश्मीरी युवक को सिराज ने इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह प्रधानमंत्री जैसा व्यवहार करने लगा, यानी कि वजीर की तरह आप कह सकते हैं। तो ये दो इसके सबसे वफादार व्यक्ति भी थे, मोहनलाल और मीर मदान, जो कि प्लासी के युद्ध में अपनी मृत्यु तक सिराजुद्दौला का पूरा साथ देते हैं। 1756 में सिराज ने पूर्णिया के शौकत जंग के दमन हेतु प्रस्थान किया। अक्टूबर 1756 मनिहारी के युद्ध में सिराज ने शौकत को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। तो दो समाप्त हो गए, लेकिन तीसरा जो मीर जाफर है वो एक तरह से काल बन करके बैठा रहा सिराजुद्दौला के, और अंग्रेजों की सत्ता स्थापना में सबसे बड़ा योगदान जो है मीर जाफर का ही रहा। इसी समय सिराजुद्दौला को मुगल शासक से एक फरमान मिला जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर उसकी सूबेदारी का अनुमोदन कर दिया गया। सिराज का अंग्रेजों से संबंध कड़वाहट भरा था, जिसके कई कारण थे, जैसे कि अंग्रेजों द्वारा नवाब की सत्ता की अवहेलना कर उसके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल लोगों को बढ़ावा देना पहला कारण था। यानी कि मीर जाफर जैसे लोगों से मिलना, उनसे उनको कई प्रकार की उनके दिमाग के साथ खेलना, उनको भटकाना, ये सारा काम जो है अंग्रेज कर रहे थे। दूसरा, नवाब के राज्यारोहण के समय उसे उचित सम्मान और उपहार कंपनी द्वारा न देना, नवाब को कंपनी द्वारा कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति न मिलना, नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम को किलेबंदी को सुदृढ़ करना। यानी फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में इन्होंने अपना किला बनाया था उसकी ये किलेबंदी प्रारंभ कर दिए थे, जिसका कि अलीवर्दी खां के समय ही, लेकिन अलीवर्दी खां के बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने पर वो ऐसा नहीं कर पाए थे, और सिराजुद्दौला के शासक बनते ही उन्होंने फिर से अपना फोर्ट विलियम की किलेबंदी जो है प्रारंभ कर दी थी। फरुखसियर द्वारा एक व्यापार विशेष अधिकार पत्र था जिसको दस्तक बोलते थे, ये प्रदान किया गया था। तो ये भी फरुखसियर के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न कर रहा था। इसमें होता क्या था कि ये दस्तक दिखा करके अंग्रेज जो है अपना निजी व्यापार स्थापित करते थे, और इस दस्तक के बल पर उस पर कोई भी टैक्स, आयात निर्यात टैक्स जो है नहीं देना होता था। तो ये सभी लोग इन दस्तकों का अपने निजी व्यापार में प्रयोग करते थे, जबकि इसका प्रयोग जो है कंपनी के लिए दिया गया था। तो ये पूरा भ्रष्टाचार चल रहा था, जिससे भी सिराजुद्दौला जो है काफ़ी नाराज था। इन्हीं सभी कारणों से सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ था, और जो प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारण भी बने। नेक्स्ट है कलकत्ता पर अधिकार। 15 जून 1756
नवाब ने स्वयं आक्रमण का नेतृत्व किया, यानी कलकत्ता पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया। कलकत्ता के गवर्नर ड्रेक को ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप में शरण लेनी पड़ी भागकर, और मिस्टर हालवेल अपने कुछ सहयोगियों के साथ नवाब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसी समय 20 जून को फोर्ट विलियम के पतन के बाद सिराज ने बंदी बनाए गए 146 कैदी 146 कैदियों को, जिसमें स्त्री और बच्चे भी थे, को एक घुटन युक्त अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। 21 जून को प्रातः काल तक कमरे में केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे, जिनमें अंग्रेज अधिकारी हालवेल भी शामिल था। ठीक है, तो 146 लोगों को इसने एक कमरे में बंद कर दिया था। घुटन की वजह से उसमें से 23 लोग ही बचे थे, बाकी सभी लोग मर गए थे। इस घटना को अंग्रेज इतिहासकारों ने ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी त्रासदी की संज्ञा दी है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए अक्टूबर 1756 में मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सैनिक अभियान को कलकत्ता भेजा गया। इस सैन्य अभियान में एडमिरल वाटसन क्लाइव का सहायक था। तो अब ये दो लोग, रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन, ये दो लोग आकर के कलकत्ता पर जो है या बंगाल की राजनीति में अब हस्तक्षेप करना प्रारंभ करते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव भी वो शख्स है जिसने कि भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने का पहला कदम रखा था। यानी कि सबसे बड़ा योगदान अंग्रेज इतिहासकारों में ये माना जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव न होता तो शायद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नहीं हो सकती थी। अभी लोगों ने जो है, क्लाइव ने 2 जून 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। क्लाइव के बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत नवाब ने संधि का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद एक अलीनगर की संधि होती है 1757 में, और इसमें यह कहा जाता है कि अंग्रेज फैक्ट्रियों पर नवाब ने कब्जा किया था वो सभी वापस करने होंगे। यानी कि जिन अंग्रेज फैक्ट्रियों पर नवाब ने कब्जा कर लिया था 1756 में, जब काल कोठरी की त्रासदी हुई थी, तो अब वो जो क्षेत्र हैं या वो सारे किले जो हैं जिन पर कब्जा कर लिया वो सभी क्षेत्र कंपनी को सौंपने होंगे। और इसी के साथ साथ ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध का हर्जाना भी इनको सौंपना पड़ेगा। इसके साथ साथ कलकत्ते में किलेबंदी का भी अधिकार देना होगा, अंग्रेजों को सिक्के ढालने का भी अधिकार देना होगा, और इनके सिक्कों को पूरे प्रांत में मान्यता भी देनी होगी। 18 अगस्त 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी टकसाल भी स्थापित कर ली, जहां से ये सिक्के जारी करते थे। बंगाल स्थित फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अधिकार कर कंपनी ने नवाब से कहा कि वे फ्रांसीसियों को बंगाल से बाहर निकाल दे, जिसे नवाब को मानना पड़ा। सिराज की कमजोर हो रही स्थिति को महसूस कर अंग्रेजों ने मुर्शिदाबाद की गद्दी पर अपने किसी कठपुतली शासक को बैठाने की बात सोचने लगे, जिसमें सिराज के विरोधियों ने भी उनका साथ दिया, और यहीं से सिराज के खिलाफ जो है षड्यंत्र प्रारंभ हो जाते हैं। और इस षड्यंत्र का जो प्रमुख नेतृत्व करता था वो थे तो अंग्रेज, लेकिन उसके बाद अगर कोई था तो मीर जाफर, और इसमें कुछ बड़े रईस जैसे जगत सेठ, दुर्लभ राय, इस तरह के बहुत सारे लोग जो है इस षड्यंत्र में शामिल थे, जो बंगाल के बड़े धनी लोगों में जिनकी गिनती होती थी। सिराज के विरोधियों में मीर जाफर, जिसे नवाब ने सेनापति के पद से बर्खास्त किया था, और अंग्रेजों ने यह कहा था कि हम तुमको नवाब बनाएंगे। दूसरा, राय दुर्लभ, जो दीवान के पद पर कार्यरत था, को नवाब ने मोहनलाल का अधीनस्थ बना दिया था। तथा बंगाल के जगत सेठ शामिल थे, जिन्हें कभी नवाब ने अपमानित किया था। तो ये प्रमुख लोग थे जो इस षड्यंत्र में शामिल थे। इसके अलावा सिराज के विरुद्ध सक्रिय दरबारी षड्यंत्रकारियों और अंग्रेजों के बीच अप्रैल मई 1757 में कुछ गुप्त समझौते हुए। इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका अमीचंद्र और वाटसन की थी। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर के कई सारी गुप्त संधियां की थी, जिसमें यही था कि मीर जाफर को सिराज के बाद अगला नवाब प्रस्तावित कर अंग्रेज प्लासी की युद्ध की तैयारी में जुट गए।
यानी कि इन समझौतों में सीधा साधा ये मतलब निकला कि सिराजुद्दौला को हम लोग परास्त करेंगे और उसके बाद मीर जाफर को शासक बना देंगे, जो कि हम लोगों के अकॉर्डिंग शासन करेगा और हम लोगों की जो मांगे हैं उनको पूरा करता रहेगा। इस प्रकार से ये पूरा समझौता हो जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि या कई इतिहासकारों ने ये माना है कि प्लासी का जो युद्ध है वो बल्कि युद्ध नहीं था, एक समझौता था, जिसमें से इन लोग मीर जाफर राय, दुर्लभ जगत सेठ जैसे लोगों के द्वारा सिराजुद्दौला को अंग्रेजों को बेच दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो इतिहासकारों ने बाद में मानी है, लेकिन इतिहास बदलता नहीं है, जो हुआ वो हुआ। ठीक है, और ये सारी चीजें जो हैं बंगाल के पतन का कारण बनी, और कहा भी जाता है कि युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज होता है। तो अंग्रेजों ने ये नीति शुरू से ही लेकर चली, भारतीय इस नीति को नहीं अपना रहे थे और इसीलिए वो पीछे छूट गए। अब है हमारा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है, डेट याद रखना, 23 जून 1757, इस दिन इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना थी वो 1100 यूरोपीय सैनिक, 200 सिपाही तथा बंदूकची थे, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? क्लाइव कर रहा था। दूसरी ओर 4500 सैनिकों वाली नवाब की सेना थी, जिसमें 3 राजद्रोही मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ, ये तीनों शामिल भी थे नवाब की सेना की तरफ से। प्लासी जो है वो वर्तमान में नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित एक गांव था, जहां पर ये युद्ध जो है लड़ा गया। नवाब की सेना के वफादार सिपाही मीर मदान और मोहनलाल, जिनको हम लोगों ने पहले भी देखा था, इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और सिराज की सेना के तीनों धोखेबाज सेनापति युद्ध क्षेत्र में एक भी गोला दागे बगैर वापस हो लिए। यानी कि इन्होंने कोई सीधा युद्ध नहीं किया, बिल्कुल चुपचाप खड़े रहे शांति से, और सिराज से ये अलग से कह दिया कि यहाँ पर स्थिति बहुत खराब है, आप यहाँ मत रुकिए, हम यहाँ संभाल लेंगे, आप महल जाइए। और महल में ये मीर जाफर के पुत्र ने ही सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। सेना को छिन्न भिन्न देख नवाब घबराकर अपने महल की ओर भागा। अंततः उसकी हत्या कर दी गई मीर जाफर के पुत्र के द्वारा। 28 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर का जो है नवाब बना दिया। तो ये युद्ध एक तरह से युद्ध था ही नहीं, जब दोनों तरफ से एक ही पक्ष लड़ रहे हों, तो क्या है, केवल मीर बदान और मोहनलाल जैसे वीर ईमानदार और सिराजुद्दौला के जो भक्त थे, उन लोगों ने ईमानदारी से युद्ध किया और वो वीरगति को ही प्राप्त हो वीरगति को भी प्राप्त हुए। साथ ही साथ जो सिराजुद्दौला था वो भी मारा गया। तो इसीलिए इतिहासकारों ने इसके बहुत सारे मतलब निकाले हैं। अब युद्ध के परिणाम, जैसा कि यदुनाथ सरकार ने कहा कि 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हुआ। एक पीढ़ी से भी कम समय या प्लासी के युद्ध के 20 वर्ष बाद ही देश धर्मतंत्री शासन के अभिशाप से मुक्त हो गया। तो ये इन्होंने एक तरह से दूसरी प्रकार से सोचने का प्रयास किया है यदुनाथ सरकार ने। इनका ये मानना था कि ये युद्ध जो है भारत में आधुनिकीकरण लेकर आया और उसी की वजह से जो धर्मतंत्री शासन था मुगलों का, वो भारत से समाप्त हो गया। डॉक्टर दीनानाथ वर्मा के शब्दों में अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि प्लासी का युद्ध एक ऐसे विशाल और गहरे षड्यंत्र का प्रदर्शन था, जिसमें एक और कुटिल नीति निपुण बाघ था और दूसरी ओर भोला शिकार। युद्ध में अदूरदर्शिता की हार हुई और कुटिलता की जीत। यदि इसका नाम युद्ध है तो प्लासी का प्रदर्शन भी युद्ध था, लेकिन सामान्य भाषा में जिसे युद्ध कहते हैं वह प्लासी में कभी हुआ ही नहीं। यानी कि इन्होंने ये माना है कि प्लासी का युद्ध जो है वो युद्ध नहीं था, बस एक कूटनीतिक विजय थी। इतिहासकार के एम पनिक्कर के अनुसार प्लासी सौदा था, जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में ल्यूक
स्ट्राफ्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया। प्लासी के युद्ध के बाद आर्थिक रूप से भारत के इस सबसे समृद्ध प्रांत को जी भरकर लूटा गया। 1757 से 60 के बीच यानी 3 वर्षों के बीच मीर जाफर ने अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए जो है वो घूस दिया। क्लाइव को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 37,70,833 पाउंड प्राप्त हुआ, यानी कि अच्छे से इस प्रांत को जो है अंग्रेजों ने चूसा। अल्फ्रेड लायल के अनुसार प्लासी में क्लाइव की सफलता ने बंगाल में युद्ध तथा राजनीति का एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र अंग्रेजों के लिए खोल दिया। प्लासी के युद्ध के परिणामों की बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के साथ पुष्टि हुई। युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किया। कंपनी का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर राजनीतिक प्रभुत्व जो है स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से अभी मैं 7 वर्षों बाद ही बक्सर का युद्ध हो जाए प्रारंभ होगा, या बक्सर का युद्ध होगा। उस युद्ध में अंग्रेज जो है वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा वास्तविक युद्ध था, क्योंकि उसमें भी कुछ कुटिलताएं चली गई थी, लेकिन वो एज ए युद्ध की तरह ही लड़ा गया था। और उसमें फिर अंग्रेजों की विजय ने भारत पर उनकी सर्वोच्चता स्थापित कर दी, या ये भारत में समझा दिया कि अंग्रेज जो है एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में भारत में स्थापित हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आज की ये क्लास जो है यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट इसके आगे की जो भी चर्चा है वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। सो थैंक यू।